आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिफरेंशिएशन के बारे में है। अब कल हमने जो पढ़ा था वो क्या था, एवरेज, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। अब इसमें हमने क्या देखा था कि O से लेके P पर जब कोई पार्टिकल जाता है तो वो 0 से लेके 360 का डिस्टेंस ट्रैवल करता है, बट होता क्या है कि उसके लिए इसको 18 सेकंड का टाइम लगता है। तो जब टाइम इंटरवल बड़ा होता है तब हमको जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन मिलता है वो एवरेज स्पीड या वेलोसिटी कहलाता है। पर ये जो पार्ट है उसमें 18 सेकंड के दौरान कहीं पर कोई इंस्टेंट पर जब हमको वेलोसिटी फाइंड करनी होती है तो वो होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एट अ इंस्टेंट जब आप कोई पार्टिकल के वेलोसिटी फाइंड करो तो वो इंस्टेंटेनियस होती है। तो इंस्टेंटेनियस के लिए हमने कल देखा था कि जो हमारी एवरेज स्पीड या वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 लिखेंगे और डेल्टा x बाय डेल्टा t करेंगे। तो इसमें जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये अब वेलोसिटी बन जाएगी, ठीक है। और ये जब हम डेल्टा t टेंड्स टू 0 लिखते तो यहाँ पर हमको जो मिलेगा वो dx बाय dt कहलाएगा। अब लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 मतलब जो टाइम की हम बात कर रहे हैं वो सबसे छोटा, मतलब सबसे नहीं, मतलब कम हो जाएगा, बहुत ही कम। तो होगा क्या कि हम डेल्टा की जगह यहाँ पर d लिख देंगे। बहुत ही छोटा होता है, x छोटा है, t बहुत ही छोटा होता है, तो हम d लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, dx बाय dt। तो इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको क्या हम समझ सकते हैं, तो x का विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं, ऐसा होगा यहाँ पर। इसका मतलब अब यहाँ पर आपको जो होगा वो कि ये सबसे छोटा डिफरेंशिएशन होता है, तो ये क्या हो जाता है एक्चुअली। तो यही चीज अब हमको समझनी है। अब हम इसको ग्राफिकली समझते हैं। देखो यहाँ पर अगर हमको कोई ग्राफ इस तरीके से मिलता है तो ये ग्राफ का हमें स्लोप फाइंड करना होगा। तो ये ग्राफ का स्लोप जो होता है वो बच्चों tan थीटा होता है। अब ये tan थीटा है तो यहाँ पर थीटा एंगल कौन सा बनता है, तो थीटा एंगल बच्चों ये होता है कि जो आपका ग्राफ है वो ग्राफ में x और x कौन सा, पॉजिटिव x के साथ जो एंगल बनाया है वो एंगल का tan थीटा लोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका स्लोप बन जाएगा। अब आप यहाँ पर स्लोप मेजर कर रहे हो, या फिर आप यहाँ पर पैरेलल लाइन लो, यहाँ पर एंगल लो, या फिर आप यहाँ पर एंगल लो। तो आप देखोगे तो क्या होगा कि यहाँ पर जो थीटा आता है वही यहाँ पर होगा, वही यहाँ पर होगा, क्योंकि ये लाइन जो है वो x अक्ष को पैरेलल होती है। तो अब होता क्या है कि आपको tan थीटा क्या होता है, कांस्टेंट मिलता है हर जगह पर। ये जो ग्राफ है उसमें क्या होगा कि tan थीटा हर जगह पर कांस्टेंट मिल रहा है, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू हर जगह पर सेम आएगी। एंगल सेम है तो tan थीटा सेम आएगा। अब देखो tan थीटा है तो tan थीटा एक्चुअली क्या हो सकता है, तो सिंपल इसको इस तरीके भी देखो कि यहाँ पर आपने कोई थीटा लिया, ठीक है। तो अब हमको tan थीटा फाइंड करना है। तो tan थीटा का वैल्यू आप लोगों ने 10th में पढ़ के आए होंगे, क्या होगा कि एम्पलीट्यूड अपन बेस। तो होता क्या है कि यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से ले लेंगे लाइन, यहाँ पर a लिखेंगे, यहाँ पर b लिखेंगे, यहाँ पर c लिखेंगे। तो अब इसका एम्पलीट्यूड क्या बनेगा, तो वो हो जाएगा ab और इसका जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा, bc। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा स्लोप ही है, ठीक है। tan थीटा स्लोप है तो इसको हम ab अपन bc इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ab अपन bc स्लोप है तो वो इस तरीके से भी फाइंड होगा। अब देखो तो ab की वैल्यू क्या मिलेगी, तो ab की वैल्यू आप देखो तो क्या होगी, आप ab को y अक्ष पर इलोकेट करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, y2 होगा, यहाँ पर कोई y1 की वैल्यू होगी। सेम bc के लिए फाइंड करो तो यहाँ पर कोई x2 होगा, यहाँ पर कोई x1 होगा। तो आप देखो तो ab अपन bc हम क्या लिख सकते हैं,
तो ए बी की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, y2 माइनस y1 मिलेगी, और BC की वैल्यू देखो तो x2 माइनस x1 मिलेगी। अब देखो तो होता क्या है कि ये डेल्टा y अपन डेल्टा x इस तरीके से हमको मिल जाएगी, जो कि एवरेज है, ये इतनी सी और ये इतनी सी। बट ये क्या होती है कि यहाँ पर वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि जो एंगल है tan थीटा में जो एंगल है वो क्या है, हर जगह पर सेम आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा कि आपको AB अपॉन BC जो कि स्लोप है, जो tan थीटा भी वही है, तो उसकी वैल्यू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x वो हमको क्या होगी, हर जगह पर सेम मिल जाएगी। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये मैं चीज एक्चुअली यहाँ पर लिख देता हूँ, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अब देखो प्रॉब्लम कहां पर आएगी कि इस तरीके से जब ग्राफ आएगा, कर्व आएगा, इस तरीके से जो कर्व आएगा, ये कर्व में प्रॉब्लम आएगी। अब यहां पर क्या होगा, तो देखो यहां पर अब हमको एंगल फाइंड करना है, ठीक है। अब ये जो ग्राफ इसका स्लोप फाइंड करना है, तो स्लोप के लिए हमको यहाँ पर देखा वैसे क्या चाहिए, एंगल चाहिए। तो यहाँ पर हम एंगल फाइंड करना है, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो स्लोप है भाई, तो स्लोप है तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि उसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पर इस तरीके से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये कोई एंगल बना। अब ये पॉइंट पर चाहिए तो क्या होगा कि हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, तो ये एंगल बना। अब देखो भाई ये पॉइंट पर जाइए तो क्या हुआ कि हमने यहां से एंगल टेंजेंट ड्रॉ किया, तो क्या होगा कि भाई ये एंगल बनेगा। तो अब देखो ये θ1, ये θ2, ये θ3, तो होता क्या है कि यहाँ पर θ1 लेस देन θ2 लेस देन θ3, यहाँ पर जो एंगल मिल रहा है वो एंगल क्या हो रहा है कि भाई अलग अलग आ रहा है। तो होगा क्या कि यहाँ पर जो स्लोप है वो स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट नहीं बनेगा। यहाँ पर एंगल सेम आ रहे थे तो कांस्टेंट बन रहा था, बट यहाँ पर एंगल कांस्टेंट नहीं हो रहा है, कांस्टेंट कंटिन्यूस चेंज होते जा रहे हैं। तो होगा क्या कि भाई यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो फिर तो हमको यहाँ पर क्या करना होगा, उसके लिए वापस एक और ग्राफ बनाते हैं। अब देखो तो हमको कोई दो पॉइंट के बीच जैसे चाहिए, हमको यहाँ पर A और ये B इस तरीके से लिखे और हम बोले कि हमको ये दो पॉइंट के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो क्या होगा कि हम इसको इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, A और B के बीच का हमको एंगल फाइंड करना होगा। तो क्या होगा कि A और B के बीच हम लाइन ड्रॉ करेंगे, तो होता क्या है कि भाई ये जो लाइन है, ये लाइन क्या होती है कि कोई एक पॉइंट में से तो पास नहीं हो रही है, ये अलग अलग पॉइंट में से पास हो रही है और बीच वाला जो कर्व है उसको मिस कर रही है। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमको एंगल फाइंड करना होता है वो तो हमारा जो ग्राफ होता है, ठीक है, ये जो कर्व है उसी पर रहना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर इस तरीके से अलग अलग पॉइंट लेंगे तो क्या होगा कि उसका टेंजेंट तो मिल जाएगा, बट वो क्या होगा कि ये कर्व में से पास होता हो ऐसा नहीं होगा, वो कर्व को बीच में मिस कर देता है। तो हमको करना क्या पड़ेगा कि A और B जो कोई भी पॉइंट होंगे उनको इतने नजदीक लेने होंगे, ठीक है, बहुत ही नजदीक। हम क्या करेंगे, यहाँ पर A है और B को भी इसको एकदम नजदीक ले आएंगे। अब देखो तो क्या होगा कि ये जो टेंजेंट होगा वो एकदम एक दूसरे में से पास हो जाएगा। आप चाहो तो A और B को ऊपर भी ले जा सकते हो, तो भी क्या होगा कि जो
ए बी है, तो वो क्या हो जाएगा कि एक दूसरे में से पास होते हो वैसा मिल जाएगा। यहाँ पर देखो तो ए बी है, तो क्या होगा कि जो टेंजेंट है वो एक साथ एक दूसरे में से पास होता हो वैसा ही मिल जाएगा। वो ये जो कर्व है हमारा कर्व, उसको कहीं पर मिस कर रहा हो वैसा नहीं होगा। अगर ए और बी एकदम एक दूसरे के बहुत ही नजदीक आ जाए तो क्या होगा कि जो ये हमारा टेंजेंट है वो एक दूसरे को मतलब ये जो कर्व है उसको कहीं पर मिस कर रहा हो वैसा नहीं होगा। आप देखो तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो पार्ट होगा उसमें कर्व मिस हो रहा है टेंजेंट से, तो यहाँ पर वो मिस नहीं होगा। तो जब हम ए बी को एकदम नजदीक ले लेंगे, ठीक है, तो हमको ये जो टेंजेंट मिलेगा, तो हम क्या कर सकते हैं कि उस टेंजेंट का हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। अब वो स्लोप क्या होगा, तो आप देखो तो वो क्या होगा कि जो कर्व होगा उसको कोई एक पॉइंट में से पास करे वैसा हम ले सकते हैं, क्योंकि ए और बी एकदम नजदीक है। तो ये जो टेंजेंट मिलेगा उसका हम स्लोप ले लेंगे, जैसे हमने यहां पर लिया ए बी और सी। तो इसमें क्या हो जाएगा ए बी अपन बी सी, इसको थोड़ा एनलार्ज करें ए बी और सी। इस तरीके से हमको यहाँ पर क्या होगा कि ए बी अपन बी सी मिलेगा, तो यहाँ पर एंगल थीटा, तो ये टेन थीटा हो जाएगा क्या ए बी अपन बी सी। बट अब देखो तो होगा क्या ए बी की वैल्यू आप देखो तो इधर इलोंगेट करो, तो ये क्या हो जाएगी इतनी सी ए बी की वैल्यू मिलेगी, बी सी की वैल्यू आप देखो तो नीचे क्या हो जाएगी ये इतनी सी बी सी की वैल्यू मिलेगी। अब ए बी और बी सी क्या होगा, तो ए बी होगा डेल्टा वाई और बी सी होगा डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और ये होगा डेल्टा एक्स। बट देखो दोनों की वैल्यू कैसी हमने बहुत ही छोटी ली है, कैसी ली है कि यहां पर हमने जो डेल्टा एक्स है, ठीक है, वो डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो लिया है, मतलब कि डेल्टा एक्स इधर वाला जो पॉइंट है वो करीब करीब जीरो लिया है, जीरो नहीं होगा वो ध्यान रखना। ये जो पॉइंट है ये हमने करीब करीब जीरो लिया है। आपको होता है कि यहाँ पर तो दिख रहा है बट ऐसा नहीं है, हम ये आपको पता चले इसलिए कर रहे हैं। बट डेल्टा एक्स मतलब कि जो एक्स अक्ष पर जो भी क्वांटिटी है वो हमने करीब करीब जीरो ली है, तभी जाके तो भाई ये ए और बी जो पॉइंट अलग अलग थे वो एक साथ हमको नजदीक दिखेंगे ना। अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये ए और बी एक साथ नहीं दिखेंगे, और ए और बी एक साथ नहीं दिखेंगे तो क्या होगा कि भाई बीच में तो गैप आ जाएगा, तो क्या होगा कि हमको वैलिड ग्राफ अरे उसका स्लोप नहीं मिल पाएगा। तो ए और बी को करीब करीब ला है, इसका मतलब क्या होगा कि हमने डेल्टा एक्स जो है उसको करीब करीब जीरो लिया है। तो ये जीरो लिया है तो यहाँ पर क्या होगा कि अब ये डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स की जगह डी वाई अपन डी एक्स हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो लिया हुआ है। तो ये क्या होता है कि जो आपका x अक्ष का क्वांटिटी है ना उसको हम क्या करते हैं कि टेंड्स टू जीरो मतलब करीब करीब जीरो, एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा वो भी ध्यान रखना। तो उसको करीब करीब जीरो लिया है, तो होगा क्या कि जो भी हमारा यहाँ पर स्लोप बढ़ता है वो अब डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स की जगह डी वाई अपन डी एक्स बनेगा। तो इसी को बोलते हैं डेरिवेशन या डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि y का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन किया है, ठीक है। ये y अक्ष की क्वांटिटी होगी उसको आपने विथ रिस्पेक्ट टू x अक्ष की क्वांटिटी से डिफरेंशिएशन किया है। यहां पर आप लोगों को पता चल गया, इसमें कोई डाउट है? तो अब ये जो चीज है उसको हम हमारे वेलोसिटी के लिए देखेंगे।
हमारे पास अब ग्राफ कौन सा होगा, तो x अगेंस्ट t का ग्राफ होता है। ये ग्राफ में क्या होगा कि भाई इस तरीके से अगर हमको ग्राफ मिलेगा x अगेंस्ट t का, तो इसका जो स्लोप आएगा थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डेल्टा x अपन डेल्टा t। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड हो जाएगा। यहाँ पर इधर डिस्प्लेसमेंट है, इधर टाइम है, तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। हमने यहाँ पर थीटा फाइंड किया है, tan थीटा डेल्टा x अपन डेल्टा t। पर अब हम अगर बात करें कि हमारा जो ग्राफ है वो ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है, तो यहाँ पर तो देखो अब क्या हो रहा है, कर्व आ रहा है। तो ये जो कर्व है उसमें आप देखो कि आपको ए बी कोई दो पॉइंट के बीच में आपको अगर स्लोप फाइंड करना हो, तो क्या होगा कि आप इस तरीके से अगर कोई टेंजेंट लोगे तो क्या हो जाएगा कि भाई ये बीच वाला जो पोर्शन है वो तो मिस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि ए और बी को नजदीक लाते जाएंगे। तो ए और बी को जब हम नजदीक लाएंगे तो उस वक्त क्या हो जाएगा कि ए और बी नजदीक आ जाएंगे, टी जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि एक्स अक्ष की क्वांटिटी कम होती है। ये जो दो पॉइंट है वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं, तब एक्स अक्ष की क्वांटिटी कम होती जाती है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं कि ए और बी को नजदीक लाते हैं, तो उस वजह से क्या हो जाएगा, ए बी एक दूसरे के एकदम नजदीक आ गए हैं। तो अब हम यहां से इसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो वो क्या होगा कि हम कोई एक पॉइंट में से पास होता हो वैसा ले सकते हैं। तो ये जो टेंजेंट मिलेगा इसका हम स्लोप लेंगे, पी क्यू आर लेते हैं। ठीक है, इस पर पी क्यू आर, ये जो स्लोप हो जाएगा, ये स्लोप क्या होगा, यहां पर एक्चुअली जो स्लोप हो जाएगा, ए और बी को हमने क्या किया है कि बहुत ही नजदीक ले आए हैं। तो ए और बी को हम जब बहुत ही नजदीक ले आएंगे तो क्या होगा कि वहां पर से जो टेंजेंट होगा वो हमको मिलेगा। अब ये जो टेंजेंट होगा उसका हम स्लोप लेंगे, तो स्लोप हमको क्या मिलेगा इसका, तो वो स्लोप हो जाएगा PQ अपन QR। अब PQ और QR क्या होगा, तो आप देखो PQ और QR जो है, तो ये QR हो जाएगा और ये PQ हो जाएगा। अब इसमें होगा क्या कि PQ की वैल्यू क्या आएगी, तो PQ जो होगा वो डेल्टा x आएगा और QR जो होगा वो डेल्टा t आएगा। तो इसमें अब हम क्या कर रहे हैं कि डेल्टा t जो है वो क्या हो रहा है, बहुत ही छोटा हो रहा है, तो हम क्या ले रहे हैं, डेल्टा t टेंड्स टू 0। इसको डेल्टा t को हमने बहुत ही छोटा लिया है। अगर इसको हम छोटा लेके तभी जाके तो हमारे जो दो पॉइंट है वो एक दूसरे के नजदीक आ सकते हैं। तो हमने क्या किया कि डेल्टा t को बहुत ही छोटा लिया, और जब हम बहुत ही छोटा लेते हैं तभी हम लगते हैं लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। इसका मतलब होगा कि t बहुत ही छोटा है बट 0 नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जब होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, dx अपन dt। तो ये क्या हो जाएगा, dx अपन dt, ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड ले लो। अब यहां पर क्या होगा, इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो हो जाएगा
तो इसमें इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई आपने देखो यहाँ पर किया क्या है कि जो टाइम है, ये टाइम लिमिट आपने की क्या लिया है, डेल्टा टी बहुत ही छोटा लिया है, अप्रोक्सीमेट 0 जितना। तो वही तो चीज होती है कि भाई आपको इंस्टेंट पे क्या कर रहे हो कि वेलोसिटी या स्पीड को फाइंड कर रहे हो, कोई इंस्टेंट पे वेलोसिटी या स्पीड को फाइंड कर रहे हो, तो वही चीज क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये जो टर्म बनती है डेल्टा x अपन डेल्टा t, ये क्या हो जाएगी, डेरिवेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसी को हम बोलेंगे वेलोसिटी। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन होता है कोई भी क्वांटिटी का। यहाँ पर हमने पहले y और x लिखा था, फिर हमने समझा कि हमने y अक्ष पर डिस्प्लेसमेंट लिया है, x अक्ष पर टाइम लिया है, तो इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या होगा कि कोई भी दो पॉइंट होके उसको क्या करना होगा, बहुत ही नजदीक लाने पड़ेंगे। तो ये दो पॉइंट नजदीक आएंगे तो जो x अक्ष की क्वांटिटी होगी वो क्या होती जाएगी, बहुत ही छोटी होती जाएगी। तो उस केस में क्या होगा कि हमको डिफरेंशिएशन मिलेगा। अब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है वो पता चल गई। बहुत ही छोटे इंटरवल के लिए हम वेलोसिटी या टाइम फाइंड करें तो वो हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड देती है, ठीक है। अब स्पीड और वेलोसिटी में कोई आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। वेलोसिटी हो गई तो वहां पर डायरेक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं, स्पीड हो गई तो डायरेक्शन कंसीडर नहीं कर रहे होते, बस वही ध्यान रखना है। इसमें कुछ डाउट्स है? अब इस ये जो होता है ये क्या होता है कि डिफरेंशिएशन कहलाता है इसको। अब अलग अलग क्वांटिटी आपको अलग अलग जो टर्म होगी उसके लिए डिफरेंशिएशन क्या आता है, तो उसके सबके बहुत ही अलग अलग फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसको मैं बोर्ड पर लिख देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो सबसे पहले तो यहां पर क्या होगा कि y अक्ष है, ठीक है, ये देखो y और यहां पर x होता है। हम इसको y और x से ही समझेंगे। तो जो x होगा ना वो वेरिएबल होगा, मतलब उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। x की वैल्यू चेंज होती रहेगी तो y अपने आप चेंज होता ही जाएगा। अब देखो x की वैल्यू जब चेंज होती रहती है तो वेरिएबल x कहलाएगा। अब यहां पर हमको जो y होता है वो इन टर्म्स ऑफ x लिखना होगा। अब देखो हम यहां पर पहले क्या लिखते हैं, y इक्वल टू a, मतलब कि कोई कांस्टेंट है, ठीक है, वेरिएबल नहीं है, उसकी y इक्वल टू a लिखा मतलब कि वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब सॉरी कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। तो इसका डेरिवेशन क्या होगा, तो एक चीज और समझ लो कि dy by dx हम लिखते हैं तो ये क्या है कि डेरिवेशन है, तो इसको हम y डैश भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखना, y डैश लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy by dx, और कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है। एक्चुअली यहां पर आपको एग्जांपल ही दे देता हूं, ठीक है, y इक्वल टू a, तो y इक्वल टू ले लो कोई 5, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा dy by dx वो क्या हो जाएगा, 0। y इक्वल टू a होता है तो dy by dx क्या होगा, 0, मतलब कोई कांस्टेंट है। यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है कि y इक्वल टू 5 है तो dy by dx क्या होगा, y डैश 0 हो जाएगा। दूसरा है y इक्वल टू x रेज टू n, x, अब देखो x आ गया तो x वेरिएबल है तो उसी का डिफरेंशिएशन होगा। ये की बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले कि कभी भी कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेशन नहीं होगा, वो चीज याद रखनी है। अब हमने लिया है y इक्वल टू x रेज टू n, तो इसका जो डेरिवेशन आएगा, ठीक है, y डैश से मैं लिख रहा हूं हर बार, तो y डैश मतलब y का डेरिवेशन, तो इसका डेरिवेशन क्या होगा कि भाई n जो है वो नीचे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा
और x का जो पावर है वो -1 हो जाएगा। हम इसका एग्जांपल लेते हैं y इक्वल टू x रेज टू 4। तो इसका डेरिवेशन क्या होगा, तो 4 नीचे आ जाएगा और x का पावर क्या हो जाएगा 4 - 1 तो 3 हो जाएगा। y इक्वल टू ओनली x लेते हैं तो उसका डेरिवेशन क्या आएगा 1। ठीक है, यहां पर हम क्या कर रहे हैं y इक्वल टू x ले रहे हैं, इसका मतलब कि y का पावर 1 हो जाएगा। तो आप ये फार्मूला में n इक्वल टू 1 लिखो तो आपको आंसर 1 मिल जाएगा। खुद ट्राई करके देखना। दूसरा हम ले रहे हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, y इक्वल टू a इंटू x रेज टू n। मतलब कि जो x है उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है। तो अब देखो तो यहां पर क्या होगा कि इसका जो डेरिवेशन होगा वो a n x रेज टू n माइनस 1 इस तरीके से होगा। अब इसका कोई एग्जांपल लेते हैं y इक्वल टू 5 x रेज टू 3। तो इसका डेरिवेशन क्या होगा, जो 5 है उसको कुछ नहीं करना, वो ऐसे ही रहेगा। 3 का जो डेरिवेशन है वो ये वाले फार्मूले से ही कर दो। 3 नीचे आएगा, x का पावर कम हो जाएगा तो वो 2 हो जाएगा। तो यहां पर हमको क्या मिलेगा, एक्चुअली ये 15x² इस तरीके से हो जाएगा। फिर देखो y इक्वल टू e रेज टू x आएगा। तो इसका कोई डेरिवेशन नहीं होगा, इसका डेरिवेशन e रेज टू x ही रहेगा। जबकि e के पावर में कोई भी आएगा तो उसका डेरिवेशन एज इट इज रहेगा। दूसरा आएगा log y इक्वल टू log x। अब यहां पर एक चीज याद रखना, log जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, log e होता है और log बेस 10 होता है। तो जो बेस 10 होगा ना उसका डेरिवेशन नहीं आएगा, सिर्फ इसी का डेरिवेशन होगा, log e का, log बेस e का। ठीक है, तो यहां पर जो बेस होगा उसको e कंसीडर करना है। तो इसका जो डेरिवेशन होगा वो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। फिर देखो y इक्वल टू a रेज टू x। अब यहां पर देखो a आया है, a कांस्टेंट होगा बट x कुछ उसके पावर में x कुछ वेरिएबल है। तो वेरिएबल जब भी आता है आप डेरिवेशन कर सकते हो। ओनली a होता है तो हम डेरिवेशन नहीं कर सकते, बट x कहीं पर भी है तो उसका डेरिवेशन कर सकते हैं। तो a रेज टू x आ रहा है तो इसका डेरिवेशन क्या हो जाएगा y रेज इक्वल टू a रेज टू x log a। ठीक है, a रेज टू x log a, बेस तो e ही रहेगा, ध्यान रखना। जब भी डेरिवेशन की बात हो बेस e ही रहेगा, वो ध्यान रखना। अब ये जो हो गए वो फंक्शन हो गए। अब ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ डेरिवेशन आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आपको पता ही होंगे, क्या होते हैं, साइन, कॉस, टेन, फिर कॉसेक, सेक, कॉट। तो जब भी इनका डेरिवेशन करना हो तो इनका डेरिवेशन क्या आएगा वो भी देख ले, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका y होगा, ठीक है, और इधर आपका y डैश, मतलब कि इन सब का डेरिवेशन मिलेगा। तो ये भी बहुत ही जरूरी फॉर्मूला है, आप लोगों को बहुत ही काम आएगी। सबसे पहले देखो साइन है तो साइन का जो फॉर्मूला होगा वो आएगा cos x। फिर देखो तो हम cos का डेरिवेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका उल्टा साइन, बट यहां पर माइनस आएगा। अब ये सब जो चीजें है ना ये आपको याद ही रखनी, इसका डेरिवेशन कहीं पर पूछा नहीं जाता है। बस आपको क्या करना होता है कि sin x दिया गया है उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है तो वो cos x हो जाएगा, तो वो cos x डायरेक्ट लिखना होता है। तो ये कैसे आया उसके झंझट में नहीं पड़ना है। अब देखो tan है तो उसका हो जाएगा sec² x। अब cosec है तो cosec का क्या हो जाएगा -cosec इंटू cot।
फिर sec है, तो अब देखो tan में sec आया तो sec में क्या होगा, tan आएगा, समझ लो इस तरीके से। तो sec का जो है डेरिवेशन वो हो जाएगा sec x tan x। और cot है तो cot किस में आया था, cosec में आया था, तो cot में क्या होगा, cosec आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x। अब यहाँ पर देखो तो एक चीज याद रखना, जो ओरिजिनल फार्मूला होता है, जो y होता है वो c से स्टार्ट हो, y c से स्टार्ट हो तो वो माइनस आएगा उसका डेरिवेशन, ये चीज याद रखना। y जो है वो c से स्टार्ट हो रहा हो तो क्या होगा, उसका जो डेरिवेशन है वो माइनस में आएगा, बाकी ऊपर नहीं आएगा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। फिर एक चेन फॉर्मूला आएगा, वो भी याद रखना, वो भी बहुत जरूरी है क्योंकि हर बार उसी में स्टूडेंट की गलती हो जाती है। चेन रूल में क्या होगा कि सपोज आपको साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस तरीके से पूछा जाए, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका जो डेरिवेशन होगा तो क्या होगा कि मोस्ट ऑफ टाइम स्टूडेंट को पता ही नहीं रहता, तो वो क्या करते हैं, साइन है तो साइन का हमने क्या देखा, कॉस देखा, तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इतना करके छोड़ देते हैं। बट ये इनकम्प्लीट है, कंप्लीट कब होगा, जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 है उसका अगेन डेरिवेशन करोगे तब, तो इसका जो डेरिवेशन है वो क्या होगा, 2x आएगा, तो आपका जो आंसर होगा ना वो 2x cos x स्क्वायर प्लस 1, जो बाकी का जो ये टर्म आता है उसका अगेन से डेरिवेशन करना रहता है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो जल्दी से, ठीक है। अब देखो ये हमारा जो y और x है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो कि हमको इस तरीके से कोई ग्राफ मिलता है, अब हमको इसका अगर स्लोप फाइंड करना हो तो इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप 0 आएगा ना। यहाँ पर कोई इस तरीके से स्लोप बन ही नहीं रहा, ये एक्चुअली फ्लैट है ना, पर स्लोप कब होगा, ये अगर होगा तो स्लोप थोड़ी होगा, ये इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा तभी स्लोप बनेगा ना, इसका तो कोई स्लोप नहीं आएगा, मतलब स्लोप 0 है। तो स्लोप 0 है मतलब क्या होगा, tan थीटा 0 है, मतलब थीटा 0 है, ये थीटा 0 हो गया। अब देखो tan थीटा क्या है, तो tan थीटा dy by dx है, तो dy by dx वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये चीज कब आ सकती है, तो देखो आपका जब भी कोई कर्व बनेगा, इस तरीके से कर्व बना, या फिर आप देखो इस तरीके से कर्व बना, तो ये जो दो कर्व बनेंगे इसमें आपका dy by dx 0 कब हो सकता है, 0 ये पॉइंट पर हो सकता है, या फिर ये वाले पॉइंट पर हो सकता है, ये दो पॉइंट पर 0 हो सकता है। अब इसमें क्या होगा कि भाई आप इधर देखोगे तो ये जो वैल्यू है वो तो मैक्सिमम है और ये वाली वैल्यू क्या है, मिनिमम है। आप ग्राफ में देखोगे तो क्या होगा कि यहाँ से ग्राफ की वैल्यू बढ़ती जा रही, यहाँ पर मैक्सिमम होगी और उसके बाद वैल्यू डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर देखो तो वैल्यू कम हो रही है, यहाँ पर मिनिमम हो जाएगी और फिर क्या हो जाएगी, वापस बढ़ने लगेगी। तो इस केस में आप देखोगे तो क्या होगा कि जो स्लोप है उसकी वैल्यू कब होगी कि ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लैट मिलेगा, यहाँ पर भी फ्लैट मिलेगा, मतलब सीधा होगा। तो dy by dx ये पोजीशन पर, ये दोनों पोजीशन पर क्या होगा, dy by dx 0 मिलेगा। अब ये वैल्यू क्या हो जाती है, मिनिमम, और ये वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम। तो समझो dy by dx जो होता है वो 0 हो जाए तो वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम या मिनिमम, ठीक है। बट अब
एग्जैक्ट बता नहीं सकते ना, यहाँ पर मैक्सिमम भी हो सकती है या मिनिमम भी हो सकती है। तो dy by dx इक्वल टू 0 होता है तो वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम या मिनिमम। इसका मतलब क्या होगा कि वैल्यू मैक्सिमम भी हो सकती है या मिनिमम भी हो सकती है, बट एग्जैक्ट मैक्सिमम कब होगी या मिनिमम कब होगी वो बताना हो तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको d² by dx² इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो d² by dx² इसको हम फाइंड करेंगे तो उसमें dy by dx की वैल्यू रख के हम देखेंगे तो आंसर हमको पॉजिटिव मिलेगा। आंसर पॉजिटिव मिलेगा तो जो वैल्यू होगी वो मिनिमम आएगी, और आंसर नेगेटिव मिलेगा तो जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम आएगी। इस तरीके से ये होता है। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझें। y इक्वल टू x³ अपॉन 3 प्लस 2x² अपॉन 2 माइनस 3x, ये हमारा कोई इक्वेशन है। अब हमको यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि dy by dx फाइंड करेंगे। तो x³ है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो भाई 3 नीचे आएगा और x² हो जाएगा, नीचे का 3 एज इट इज, प्लस 2 ऐसा है x² है तो क्या हो जाएगा 2 नीचे आएगा, ये 2 तो ऐसा ही था और ये x² है तो क्या हो जाएगा कि x⁻1 बचेगा, नीचे 2 है माइनस 3x, तो उसका ओनली 3 हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो x² प्लस 2x माइनस 3, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा कि ये वैल्यू हम 0 लेंगे तो x की हमको यहाँ पर क्या मिलेगी, x प्लस 3 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की हमको यहाँ पर क्या होगा, दो वैल्यू मिलेगी, x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू 1। अब देखो हमको ये जो दो वैल्यू है उस पर क्या होगा, मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा। डिफरेंशिएशन की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम हमको -3 और 1 पर मिलेगी, बट मैक्सिमम कब मिलेगी, मिनिमम कब मिलेगी, मतलब 3 पर मैक्सिमम मिलेगी या 1 पर मैक्सिमम मिलेगी, वो हमको कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हमको करना क्या होगा कि d² by dx² करना पड़ेगा। तो मतलब क्या होगा कि ये हमारा 1 टाइम का है, इसका डिफरेंशिएशन वापस से करो तो इसका हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 2। ये 1 टाइम का डिफरेंशिएशन हुआ, इसको सेकंड टाइम किया 2x प्लस 2। अब देखो d² by dx², उसमें हमको क्या करना होगा कि x की वैल्यू 2 मिली थी तो -3 रखो, तो -3 रखने से 2 -3 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा -4 आएगा। ये -4 आया मतलब वैल्यू नेगेटिव आई, तो क्या होगा कि यहाँ पर हमको मैक्सिमम मिलेगा। दूसरा देखो d² by dx², यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे 1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 रखोगे तो 2 × 1 प्लस 2, तो आंसर 4 आएगा, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर मिनिमम मिलेगा। तो आपने देखा था इस तरीके से, यहाँ पर मैक्सिमम वाला है, यहाँ पर मिनिमम वाला है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम आपको कब मिलेगा, जब d² by dx² की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव आती है। d² by dx² की वैल्यू नेगेटिव आती है तो मैक्सिमम होगा, और d² by dx² की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो ये मिनिमम होता है। तो ये हमारा डेरिवेशन का टॉपिक था, अभी भी कुछ बाकी है तो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे।